नमस्कार दोस्तों, इजराइल ने युद्ध का शंख बजा दिया है और इस बार इजराइल एक दो नहीं बल्कि 6 देशों के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। और इसी लड़ाई के बीच में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अली बुरी तरीके से बौखला गया है और इसी बौखलाहट के चलते इसने एक बहुत बड़ी बात कही है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाने का काम किया है, अब उसी प्रकार से हम सबको मिलकर इजराइल को सबक सिखाना होगा। और दूसरी तरफ ट्रंप चचा बड़े परेशान हैं क्योंकि ट्रंप ने इन दिनों केवल एक ही सपना देखा है, बस एक सपना है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ट्रंप। और अब इस सपने के ऊपर इजराइल ने पूरी तरीके से पानी फेरने का काम कर दिया है। तो ट्रंप चचा बड़े परेशान हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात कि आखिरकार इजराइल और अरब देश आपस में क्यों लड़ाते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री वर्तमान में है ख्वाजा आसिफ अली। इसके द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट करके क्या लिखा गया, सुनिए जरा। लिखा है कि मुस्लिम देशों को अब इजराइल के खिलाफ एक साथ आना होगा क्योंकि इजराइल का मेन उद्देश्य है कि पूरी पृथ्वी पर जितने भी इस्लामिक देश हैं उन सबको पूरी तरीके से खत्म करना। और इसके लिए अब हमें इजराइल के साथ में नरमी नहीं बरतना है, अब उसको सबक सिखाना होगा। इसीलिए हम सबको एक होना होगा। आगे एग्जाम्पल भी सेट किया है, क्या कहा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जो कि पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर है, फिर भी पाकिस्तान से 5 गुने बड़े देश यानी कि भारत को सबक सिखाने का काम किया है, अब उसी प्रकार से हमें इजराइल को भी सबक सिखाना पड़ेगा। शर्म भी नहीं आती है इनको ऐसे स्टेटमेंट देने में। आप जरा इनके बारे में 2 शब्द जरूर से लिखिएगा कि क्या कहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इजराइल ने हाल फिलहाल कितने देशों के ऊपर अटैक किया और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, और उसके बाद हम चलेंगे कि इनकी आखिरकार लड़ाई क्या है। यहां पर देखिए कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों के ऊपर अटैक किया, जिसमें 200 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इसी बात को लेकर स्टेटमेंट भी दिया है इजराइल ने कि हमने ये कार्रवाई ठीक उसी प्रकार से करी है जिस प्रकार से 9/11 के दौरान अमेरिका ने करी थी। आप सभी को याद है कि अमेरिका के अंदर 9/11 का हमला हुआ और उसके बाद अमेरिका ने उन आतंकवादियों को ढूंढ कर मारने का काम किया था। तो इजराइल बोल रहा है कि हम भी इन सब देशों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन देशों के अंदर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो बार बार इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, हम उन संगठनों को मारने का काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आप भारत का भी यहां पर सेट कर सकते हैं। भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके कुछ समय पहले क्या किया था, पीओके के अंदर जो आतंकवादी ठिकाने थे केवल उनके ऊपर ही अटैक किया था कि सीधा पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया था। तो अब इजराइल यही बात बोल रहा है कि हम इन देशों के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम उन संगठनों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं जो इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब ये लड़ाई कहां से शुरू हुई है उसके बारे में थोड़ा सा आप सुन लीजिए। हुआ क्या था, जिस प्रकार से भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था और जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में डिवाइडेड कर दिया। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की पहले से ही नीति रही है फूट डालो और राज करो, और ऐसी नीति इसने हर एक देश के अंदर लागू करी। तो भारत से जब गया तो भारत और पाकिस्तान 2 देश बना। उसी प्रकार से उस समय अंग्रेजों का यहाँ पर राज हुआ करता था, उस समय यह केवल फिलिस्तीन हुआ करता था। और जब अंग्रेज यहाँ से गए 1947 में तो फिलिस्तीन की आज़ादी हुई, और आज़ादी के बाद एक तो रह गया फिलिस्तीन और दूसरा बना यहूदियों का देश, जिसे क्या कहते हैं आज, इजराइल कहते हैं। 1948 में इजराइल को मान्यता मिली, पर उस समय अरब के कुछ ऐसे देश थे जो इसे देश मानने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि उनके माइंड में केवल एक ही बात थी कि इस्लाम की भूमि पर कोई यहूदी देश नहीं बन सकता। 1948 में जैसे ही इजराइल बना तो इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था कुछ देशों ने मिलकर। कौन कौन से देश थे, इजिप्ट जो कि मिस्र कहलाता था, ये जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान, इन सभी देशों ने 1948 में ही इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया कि हम किसी भी हालत में यहाँ पर यहूदियों का देश नहीं रहने देंगे, यहाँ से यहूदियों को भागना होगा क्योंकि यह देश केवल और केवल इस्लामिक लोगों का है।
और नतीजा क्या आया ना, चौंकाने वाला आया। एक तरफ ये सारे देश और एक तरफ था इजराइल, और इजराइल ने इनके साथ में लड़ाई लड़ी, और लड़ाई के दौरान ऐसे कई सारे क्षेत्र थे जिनके ऊपर इजराइल ने कब्जा किया और उन क्षेत्र के लोगों को मार कर भगाया, जो कि आज भी फिलिस्तीन के अंदर या फिर दूसरे देशों के अंदर जाके रहते हैं, जो कि एक तरीके से शरणार्थी बन गए, क्योंकि इनका वो इलाका उस समय इजराइल ने छीन लिया था और आज ये शरणार्थी नकाबा कहलाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा युद्ध हुआ था। एक तरफ थे अरब देश और एक तरफ था इजराइल। यहाँ पर आपको एक स्थान दिखाई दे रहा होगा जो कि 1200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर पहाड़ी और झील वाला स्थान है। इसे गोलन हाइट्स कहा जाता है। गोलन हाइट्स इजराइल के लिए आज के समय भी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि पूरे इजराइल का 30% पानी आपको इसी वाले इलाके में दिखाई देगा। ये गोलन हाइट जो कि पूर्व में सीरिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम में इजराइल के साथ में सीमा साझा करता है, दक्षिण में जॉर्डन के साथ में साझा करता है, और अगर हम बात करें उत्तर की तो लेबनान के साथ में अपना क्षेत्र साझा करता है। इस हिस्से को लेकर भी एक बार लड़ाई हुई थी 1967 के अंदर। एक तरफ था इजराइल और एक तरफ थे ये सारे के सारे अरब देश, जैसे कि मिस्र हो गया है, जॉर्डन हो गया है, सीरिया हो गया, इराक हो गया, तो कुछ अरब देश एक तरफ थे। आपस में लड़ाई चली और लगभग 6 दिनों की लड़ाई चली, और 6 दिनों की लड़ाई के बाद में इजराइल ने इस एरिया से भी, जो बॉर्डर इलाके में इनका कब्जा हुआ करता था, यहां से भी सीरिया को मार के भगाया, लेबनान को भगा दिया और एक तरफ जॉर्डन को भगा दिया। और आज ये पूरा गोलन हाइट्स का जो इलाका है ये किसके कब्जे में चला गया? इजराइल के कब्जे में चला गया। और उस समय 1967 में केवल एक क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, उसी समय जो इजराइल की आज राजधानी है यरूशलेम, उसके ऊपर भी कब्जा किया। और इसके अलावा सिनाई जो कि एक समय मिस्र का इलाका हुआ करता था, उस क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया और आज वहां पर यहूदियों की बस्तियों को बसा दिया है। इस बात को लेकर एक बार लड़ाई नहीं हुई, कई बार लड़ाई हुई, और आज भी लड़ाई चलती आई है कि गोलन हाइट्स कभी मिस्र बोलता है मेरा है, कभी सीरिया बोलता है मेरा है, कभी लेबनान बोलेगा मेरा है। और इस चीज को लेकर 1973 में लड़ाई हुई, 1981 में लड़ाई हुई, और 2019 के अंदर अंततः अमेरिका का उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करता था ट्रंप, उसके द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि इजराइल का हिस्सा है गोलन हाइट्स, ना कि किसी और अरब देश का। तो इस बात को लेकर भी अरब देश के लोग जो हैं अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज है। आप जरा सोचिए कि जो इजराइल है वो लड़ाई लड़ रहा है तो केवल एक देश से नहीं, एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अरब देश मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ अरब देश हैं जिनके साथ लड़ाई हो रही है, और वो सारे अरब देश वही हैं, ये रहा इजराइल और इसके आसपास फैले हुए पड़ोसी देशों के साथ में लड़ाई लड़ रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि इसके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए ईरान सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है, पर ईरान बहुत बड़ी मदद करता है इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिजबुल्ला जो कि लेबनान से आते हैं, इनकी मदद करता है। हमास जो कि गाजा फिलिस्तीन वाला क्षेत्र, इनकी मदद करता है। हौती जो कि यमन के अंदर हैं। और ईरान क्या करता है? इन्हें सीधे पैसे देने का काम करता है, हथियार देने का काम करता है, और फिर क्या करता है? युद्ध लड़वाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इजराइल का समर्थित कोई नहीं है, इजराइल का खुले तौर पर समर्थन करता है अमेरिका। और हर साल अमेरिका लाखों अरबों डॉलर का पैसा जो है दान कर देता है, किसको? इजराइल को। इसके अलावा कई ज्यादा हथियार भी मुहैया कराता है अमेरिका इजराइल को। और इसके साथ ही जब भी ऐसा कोई मामला जो यूएन तक जा पहुंचे तो उसमें भी इजराइल का समर्थन करता है अमेरिका। और इन चीजों को लेकर अरब देश जो हैं अमेरिका से बहुत ज्यादा नाराज है। अब आप देखिए, इजराइल और जितने भी अरब देश हैं इनके बीच में एक बार समझौता कराने की भी कोशिश करी कि जो आपस में लड़ाई है, लड़ाई ना लड़ो, अपने अपने देश का आर्थिक विकास करने पर ध्यान लगाओ, मजबूत बनाओ। तो इसके लिए क्या हुआ था? ओलोस्को समझौता हुआ था 1993 में, जिसको पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। उसके बाद कैंप डेविड जो कि 2000 के अंदर समझौता हुआ, इसको भी पूरी तरीके से फेल कर दिया। और फेल होने का रीजन ये था, फिलिस्तीन ने बोला कि हमें पूर्णतः आजादी चाहिए। पूर्णतः आजादी का सीधा सा अर्थ है कि फिलिस्तीन इस्लाम की धरती है, वो किसी और को नहीं देंगे, यहूदियों को नहीं देंगे। और इधर इजराइल बोलता है कि ठीक है, मैं किसी के ऊपर अटैक नहीं करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मुझे पूरी तरीके से सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि कोई भी देश इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा।
अब आप देखिए कि आने वाले टाइम में ये लड़ाई तो चल रही है, आने वाले टाइम में धर्म, आतंकवाद और इन सभी चीजों को लेकर और भी लड़ाई होना है, क्योंकि 3 ऐसे फेज हैं जो कि यरूशलेम के अंदर आते हैं। अब यरूशलेम को अरब देशों के ऐसे कई सारे देश है जो अपना हिस्सा बताते हैं, और इजराइल बोलता है कि यरूशलेम मेरी राजधानी है, तो मैं किसी और देश को नहीं दूंगा। यरूशलेम इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही जगह पे क्या है, 3 धर्मों के पद चिन्ह है, यानी कि 3 धर्म की जो है वहां पे वास्तविक चीजें बनी हुई है। यहाँ पे आप देखिए यहूदी भी यहाँ पर जाते हैं जो कि टेंपल माउंट इनका बना हुआ है। मुस्लिम की अगर हम बात करें तो अल अक्सा मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, और ईसाई की हम बात करें तो चर्च ऑफ द होली सेपल्चर जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो ये 3 धर्म भी आपस में यहाँ पर लड़ाते हैं क्योंकि 3 चीजें यहाँ पर बनी हुई है। अभी की जो हाल फिलहाल लड़ाई चल रही है उसमें गाजा ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। गाजा बोल रहा है कि लगातार इजराइल क्या कर रहा है, हमें एक साइड खिसकाने में लगा हुआ है, और गाजा के अंदर जो है पूरा का पूरा ये गाजा पट्टी जो है इसका 75% हिस्सा किसके कब्जे में चला गया है, इजराइल के कब्जे में चला गया, और यहीं पर ज्यादातर लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और इस इलाके में यहूदियों की बस्ती तक बसा दी गई है। वहीं हम बात करें वेस्ट बैंक की, तो यहाँ पे भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी बस्ती बसाने का काम कर दिया है। और अब हम बात कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल इजराइल ने जो 6 देशों के ऊपर अटैक किया है, कहां कहां अटैक किया और हर देश पर अटैक करने का मकसद क्या था, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देखिए अटैक किया था 72 घंटे के अंदर 6 देशों में, यानी कि लेबनान, सीरिया, कतर, इजराइल, यमन, ट्यूनिशिया और गाजा के ऊपर अटैक किया है। अब आप देखिए इस अटैक के अंदर कई सारे लोग घायल हुए और कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। एक एक देश के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप के बारे में चर्चा करते हैं। इजराइल ने यहाँ पर हमला किया जो कि हवाई हमला था, और इस हमले के चलते अभी 10 से 11 सितंबर को हमला किया, और इस हमले के चलते 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 540 से ज्यादा लोग जो हैं बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और अगर पूरा डेटा हम देखें कि 2023 से लेकर 2025 तक तो तकरीबन 64,600 से भी ज्यादा लोग जो हैं मर चुके हैं, और इसी गाजा पट्टी वाले इलाके में 400 से भी ज्यादा लोग जो हैं भूखमरी का शिकार हैं। हजारों लोग जो हैं मलबे के नीचे दबकर मर चुके हैं। बड़ी बुरी कंडीशन यहाँ की बन चुकी है। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि गाजा स्ट्रिप जो है, ये गाजा पट्टी जो है, इसके 75% एरिया में कौन बैठी है, इजरायली सेना बैठी हुई है, और इजराइल ने यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब आप देखिए जंग केवल धर्म को लेकर है, कहीं ना कहीं देखा जाए यहूदी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अरब देशों के लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारी है इसीलिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा आप देखिए इजराइल ने कतर पर अटैक किया था, 15 फाइटर जेट से 10 बम गिराने का काम किया, और ये रहा कतर। कतर की राजधानी दोहा के अंदर अटैक किया था, और इस दोहा के अंदर जिस पे अटैक करने का प्लान बनाया था वो व्यक्ति था हमास का चीफ खलील अल हया। इसको निशाना बनाने के लिए अटैक किया, पर ये भाई साहब बच गए, ये बच गया, और किसकी मौत हो गई, अल हया के बेटे की, ऑफिस के डायरेक्टर की, 3 गार्ड की और 31 सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोगों की मौत हो गई, पर इसको कुछ नहीं हुआ, ये बच गया है। दूसरा अटैक किया है कहां पर, लेबनान के अंदर। लेबनान का एक इलाका है जिसका नाम है बेका, और दूसरा है हरमेल। इन दोनों जिलों के ऊपर हवाई अटैक किया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, और हिजबुल्लाह का जो सैन्य ठिकाना था उसके ऊपर अटैक किया है। इसके साथ ही मंगलवार को इजरायली ड्रोन ने हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर हमला किया था, और 2024 में भी ये हमले हो चुके हैं। इसके साथ ही आप देखिए तीसरा अटैक किया है किसके ऊपर, सीरिया के ऊपर। सीरिया के ऊपर अटैक किया था तो एयरबेस और सेना के कैंप पर हमला किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स शोर के मुताबिक इसमें किसी पर हताहत नहीं हुई, मतलब किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा, पर यहाँ पर जो सीरिया का जो विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय है उसने कहा है कि इजराइल पूरी तरीके से संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 1974 में एक समझौते के दौरान कहा था कि दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे, सैन्य वापसी होगी और कोई देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। पर इसके साथ ही सीरिया के जो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, इनका पतन हुआ, और उसके बाद इजरायली सेना लगातार क्या कर रही है, अटैक कर रही है। और ये कोई पहली बार अटैक नहीं है सीरिया के ऊपर।
आप देखिए, सीरिया के ऊपर शोर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि अब तक 86 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और 11 से ज्यादा जमीनी हमले कर चुका है, जिसके अंदर 61 लोगों की 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 135 जगह पर निशाना बनाया गया है। ज्यादा लोगों की मौत हुई होगी, पर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल इतनी ही बता रखा है। आगे देखिए आता है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की हम बात करें तो यहाँ पर एक बंदरगाह पर अटैक किया, पोर्ट पर किया, जहां पर एक फैमिली, मतलब 6 मेंबर के साथ में एक फैमिली बोट पर बैठी हुई थी और वहां पर पुर्तगाल का झंडा उसके ऊपर लगा हुआ था, जिसको निशाना बनाया गया। हालांकि वहां किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले भी इजराइल ने जब ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था उस पोर्ट को निशाना बनाया और अब तक 2010 से लेकर अब तक गाजा के इलाके में घुसने वाले हर एक जहाज के ऊपर इजराइल ने हमला किया है। इससे कितने लोगों की मौत हुई है इसका आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, और अगर आंकड़ा आता है तो मैं आपसे जरूर से साझा कर दूंगी। आगे देखिए हम बात करते हैं यमन की। यमन की राजधानी जो सना है, सना के ऊपर भी अटैक किया और 15 दिनों के अंदर 2 बार अटैक किया है। यमन के अंदर जो अटैक हो रहा है वो हो रहा है हूतियों के ऊपर। हूतियों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पिछली बार 7-8 दिन पहले जो अटैक किया था उसमें हूती प्रधानमंत्री अहमद अली रहावी की मौत हो गई थी और उनके साथ 10 लोग और मारे गए थे। और इस बार फिर से एक और अटैक किया है जिसके अंदर कई ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अब तक आप सभी ने सुना है कि बहुत ज्यादा ट्रंप जो है सहयोग करता है किसका, बेंजामिन नेतन्याहू का, यानी कि प्रधानमंत्री जो है इजराइल का, उनका। आप सभी जानते हैं कि ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने थे उनको उड़ाने के लिए भी इसने B-2 बॉम्बर को भेजा था और उसको परमाणु नहीं बनाने दिया, उसको तहस नहस कर दिया। अब ये आपस में यही बात कर रहे हैं कि भाई करें तो करें क्या, मुझे चाहिए था नोबेल पुरस्कार, तुमने लेने नहीं दिया, और ये बात खराब है। और इसी चीज के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को कतर पर हमले के लिए फटकार लगाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी बहस हो गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि आगे आने वाले टाइम में ट्रंप का बयान किस प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप तो अभी फटकार लगाने का काम कर रहा है। बाकी इजराइल जो अभी कर चुका है, 6 देशों के ऊपर अटैक किया है, ये सही है या गलत है, या दूसरे देश जो इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं यानी कि अरब कंट्रीज जो अटैक कर रही हैं वो सही है या गलत है, यहाँ पर कौन सा देश आपको सही लगता है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं आपके नौकरी की। यहाँ पर जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, एयरटेल, पेटीएम, जेटा, जो भी अमेजोन वगैरह, जियो, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, इनमें से किसी भी आपकी अपनी पसंदीदा आप नौकरी यहाँ पर लग सकते हैं। और यहाँ पर नौकरी लगे भी हैं, कई सारे व्यक्ति ऑलरेडी नौकरी लग चुके हैं। 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट नौकरी लगे हैं इसी कोर्स को लेने के बाद में। और उनकी सालाना सैलरी की हम बात करें तो 47 लाख का पैकेज लगता है 12 महीने का, तो अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिलेगी। और इसके लिए क्या करना होगा, केवल एक कोर्स ज्वाइन करना होगा जिसमें 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स आपको सिखाए जाएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे डेटा साइंस, AWS, CC+, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई प्रकार की चीजें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। और ये सीखने के बाद आप आसानी से नौकरी लगेंगे। तो ये सब कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा और उस लिंक के अंदर आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल ID आपको डालना है। और साथ ही डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए एक कोड लगाना है AN50, जिससे आपको 50% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। और ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास में सीटें हैं, तो जरूर से आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 50% ऑफ भी बाद में नहीं मिलेगा। और ये वाला कोर्स आप चाहे कहीं पे भी ट्राई कर लेना, इतनी कम प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा अगर अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा बहुत भी सीरियस है। बाकी आप बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप या फिर अरब देशों के बारे में जो भी लिखना चाहें जरूर से लिखिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप की भड़ास के लिए है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप में से कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो वो भी जरा कर दीजिएगा, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।